प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य में सरकार के प्रमुख के तौर पर 20वें वर्ष में किया प्रवेश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के कुशल, प्रभावी और सुधारवादी प्रशासन की सराहना की। चंडीगढ़ में सुपर 100 कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री ने हरियाणा से आईआईटी में चयनित हुए 23 बच्चों और उनके अभिभावकों को किया सम्मानित। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की चंडीगढ़ में हुई बैठक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पार्टी प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के दिए निर्देश। और एनआईसी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप से हिसार में पहली बार कोरोना संक्रमित होम आइसोलेट मरीजों की जानकारी होगी ऑनलाइन दर्ज। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख के तौर पर 19 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री के पहले गुजरात और फिर देश के शीर्ष नेतृत्वकर्ता के रूप में 20वें वर्ष में प्रवेश करने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एक अखबार में आलेख लिखा है। उन्होंने लिखा कि 7 अक्टूबर 2001 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम पद की शपथ ली थी। तब से लेकर उन्होंने सरकार के प्रमुख के रूप में चुनाव नहीं हारा है। ये बार बार उनके लोगों के विश्वास को जीतने की क्षमता को बताता है। नड्डा ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बिजली क्षेत्र में सुधार कर राज्य के हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई और प्रधानमंत्री के तौर पर हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। साथ ही 2003 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन शुरू कर दुनिया भर के निवेशकों के बीच प्रसिद्ध हुए। इसी तरह प्रधानमंत्री के रूप में देश में रिकॉर्ड एफडीआई को सुनिश्चित किया। गुजरात मॉडल के तहत अर्धशुष्क क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास के कारण राज्य ने कृषि में बम्पर वृद्धि देखी। उसी तरह प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने दशकों बाद किसानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। साथ ही देश में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बालिकाओं को बचाने और उन्हें शिक्षित करने के पीएम मोदी के प्रयासों को काफी सराहना मिली है। चंडीगढ़ में आज सुपर 100 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में हरियाणा से आईआईटी में चयनित हुए 23 बच्चों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। दरअसल सुपर 100 हरियाणा सरकार की एक योजना है जिसके तहत गरीब तबके के 100 बच्चों को प्रदेश भर से चयनित कर आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों में प्रवेश के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इस कार्यक्रम में हाल ही में यूपीएससी में चयनित होने वाले हरियाणा के 20 प्रतिभागियों को भी बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए बुलाया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार के सुपर 30 से प्रेरणा लेकर ही हरियाणा सरकार ने सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया है। 2 सेंटर 100 बच्चे 2 साल पहले शुरू किए थे कि इनको तैयारी कराया जाए हायर एजुकेशन में जाने के लिए। जेईई के पेपर में सब लोग अपीयर हुए तो इन दोनों सेंटर से इस बार 23 बच्चे यानी वो सिलेक्ट होकर के आए हैं जो आईआईटीज में अपने हिसाब से एडमिशन के नाते से वो लोग जाएंगे। उसमें से तैयारी करने के बाद जैसे आज इन्हीं की प्रेरणा के लिए एक दूसरा बैच जिससे आज हमने परिचय किया वो है ऑल इंडिया सर्विसेज के। हमारे यहाँ से हरियाणा से 40 बच्चे ये सिलेक्ट हुए इस बार और ये भी हाईएस्ट नंबर इस बार हमारा हुआ। उनमें से भी आज कुछ लोग तो अपने अपने काम के कारण से किसी ने ज्वाइन करना था, किसी ने अपने अभी रिज़ाइन नहीं किया, अपने फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है क्योंकि परसों तक उन्होंने रिपोर्ट करना है। उसमें से आज 20 ही नौजवान आ पाए जो ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, आईएफएस हैं, तो ऐसे वो लोग आए।
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव महावीर सिंह ने बताया कि आज मुख्यमंत्री ने 2 और नए कोचिंग संस्थान खोलने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल हरियाणा के रेवाड़ी और पंचकुला में कोचिंग देने के लिए 2 संस्थान चल रहे हैं और उसका सुखद परिणाम इस बार के IIT JEE एडवांस के रिजल्ट से हमें पता चला कि इस माध्यम से जिन बच्चों की हमने तैयारी की थी उसमें से 23 बच्चे IIT में प्रवेश लेंगे। उनकी मेहनत रंग लाई। बच्चों की मेहनत को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए और चैनलाइज करने के लिए इन लोगों ने जो कदम उठाए वो बहुत ही प्रशंसनीय हैं और हमें पूरी आशा है कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा सुखद और अच्छे परिणाम आएंगे। कल चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल की अध्यक्षता में बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के संबंध में सभी राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और CPIM के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के पालन की हिदायतें दी। पार्टी प्रतिनिधियों ने 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, कोरोना पीड़ितों और दिव्यांगों को दिए जाने वाले बैलेट पेपर में पारदर्शिता सुनिश्चित करवाने की मांग की। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों में पड़ने वाले पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की। ऐसे लोगों को भी पोस्टल वोट का अधिकार रहेगा। दूसरी बात एक और है कि अगर किसी के वहाँ पर इस बार कुछ टेस्ट होंगे और जो भी वोटर होंगे, हर प्रत्येक वोटर को एक ग्लव दिया जाएगा जिससे वो वोट डालेगा और उसके बाद वहीं पर उस ग्लव को डिस्पोज ऑफ करेगा। 80 साल से ऊपर के और ये जो बैलेट पेपर वाली बात की है उसमें ट्रांसपेरेंसी पे जो है हमें शक है कि ट्रांसपेरेंसी उसमें प्रेशराइज करके घर से ही वोट ले लिए जाएंगे। वो ऐसे ढंग से उन पर प्रेशर पड़ेगा और जो फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। भाईचारा बना के इलेक्शन में भाईचारा बना के कोई झगड़ा ना हो, शराब ना बंटे, कोई पैसा ना बंटे। अगर कोई ऐसा होता है तो आप अपने वहाँ से वीडियो बना के साइट पे डाल सकते हैं। कोविड पेशेंट है वो बैलेट पेपर का उपयोग उनको घर भेजा जाएगा और वो उस पर वोटिंग करेंगे। दूसरा जो 80 साल से अबव है, यदि वो विलिंगनेस से है, यदि उनकी इच्छा है तो वो बैलेट पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वो पोलिंग बूथ तक आना चाहते हैं तो वो पोलिंग बूथ के ऊपर आकर अपना मतदान कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित कराए गए कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों से किसान अपनी उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। कल चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बनाने से पहले कृषि विशेषज्ञों, किसानों और खेती से जुड़े अन्य लोगों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेचने की स्वतंत्रता मिलने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि ठेके पर खेती कराने से जमीन के मालिकाना हक को लेकर आशंकाएं पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृषि पदार्थों के दामों में उतार चढ़ाव से किसानों की रक्षा की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली में 22 से 23 कृषि उत्पाद शामिल थे, मगर समर्थन मूल्यों की नियमित घोषणा गेहूं और धान जैसे उत्पादों को लेकर ही की जाती थी, जिससे किसान तिलहनों और दलहनों की जगह धान और गेहूं बोना अधिक पसंद करने लगे थे। उन्होंने कहा कि इससे देश को बड़े पैमाने पर तिलहनों का आयात करना पड़ रहा था। Decided through various different formulae, one of which was the recommendation given by the Swaminathan committee. But of course the CACP, which looks at the cost of price and production for agricultural products, also does its annual crop-based rigorous exercise, Kharif or Rabi. So every time they go through this motion based on the inputs which come from various Krishi Vigyan Kendras and research centers. So that aligns it with what the prices have to be based on the formula which the government uses for MSP. Therefore, MSP anyway is infused so much into the process of determining prices, it is always interwoven in the price determination process.
नए कृषि सुधार बिल पारित होने के बाद केंद्र सरकार लगातार इन नए कानूनों के फायदों से किसानों को अवगत करा रही है। इसी क्रम में किसानों के एक दल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद किसानों का दल काफी संतुष्ट था। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो साकार हो, इसी कल्पना को लेकर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और इस बात को लेकर सभी जो पद्मश्री हैं वो इस संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। जिसकी मांग हम सभी किसान संगठन 1998 से कर रहे थे कि एपीएमसी एक्ट में सुधार हो, और वो सुधार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसका मैं स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसका कारण ये है कि एक तो मंडी के बाहर जब खरीदारी होगी तो मंडी के जितने टैक्स है या मंडी के खर्चे हैं वे कम होंगे और व्यापारी ज़्यादा होंगे, किसान खरीदार ज़्यादा होंगे। दूसरा ये कि जितनी फूड प्रोसेस इंडस्ट्री है वो जो मंडी से खरीदती है और मंडी के खर्चे बढ़ते थे, और इसको फ़ायदा होगा कि वे किसानों से डायरेक्ट संपर्क करेंगे, डायरेक्ट खरीदारी करेगी। इसमें किसान का मंडी के तक ले जाने का खर्चा भी बचेगा और कंपनी को भी कुछ बचत होगी, तो वो उसका सीधा फायदा किसानों को होगा। किसान हिंदुस्तान के भाग्यशाली हैं जो कई पीढ़ियों से आड़तियों के चुंगल में जकड़े हुए थे। वो वास्तव में हमें स्वतंत्रता अब मिली है और ऐसे किसान हित में जो बिल पारित कर उन्होंने किसान को बहुत अच्छा लाभ पहुंचाया है और किसान समुदाय है वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक इनका ऋणी रहेगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने हिसार में पहला ऐसा एप्लीकेशन बनाया है। इस ऐप के तहत कोरोना संक्रमित होम आइसोलेट मरीजों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज हो सकेगी। उपायुक्त प्रियंका सोनी ने बताया कि हरियाणा में हिसार ऐसा पहला जिला होगा जहां स्वास्थ्य विभाग को होम आइसोलेट मरीज से फोन पर उसके स्वास्थ्य की जानकारी जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीज को वेबसाइट के लिंक का मैसेज भेजा जाएगा जिस पर मरीज को अपने स्वास्थ्य की जानकारी दर्ज करनी होगी। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को यह पता रहेगा कि मरीज को अस्पताल भेजना है या होम आइसोलेट ही रखना है। उपायुक्त ने किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम और बुखार होने पर डॉक्टर की सलाह से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। उस फोन नंबर पे NIC की ओर से ये एसएमएस डेली भेजे जाएंगे। इसी एसएमएस के अंदर एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके व्यक्ति अपने सभी पैरामीटर्स उसमें डाल सकता है। तुरंत वो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएंगे और यदि किसी के पैरामीटर्स डिरेंज होंगे, मान लीजिए ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम है या बीपी और पल्स एबनॉर्मल है, तो वो तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट में फ्लैग होंगे और उस पेशेंट से संपर्क साधा जाएगा और उसे जो भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है वो दी जाएगी। भारत दुनिया में कोविड से ठीक हुए रोगियों की संख्या की दृष्टि से सबसे आगे है। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 82,000 से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। अब तक 57,44,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड मृत्यु दर 1.55% है, जो दुनिया में सबसे कम दर में से एक है। वहीं प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा 1,23,000 से अधिक हो गया है, जबकि संक्रमित मामलों की संख्या 11,000 से अधिक है। रिकवरी रेट बढ़कर 90.57% हो गया है और मृत्यु दर सिर्फ 1.11% रह गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आप सभी से निवेदन है कि घरों से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहनें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। देशवासियों की सुरक्षा के लिए एक तरफ आरोग्य सेतु ऐप में लगातार नए फीचर जोड़े जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने इस सुरक्षा कवच पर भी लोगों का भरोसा बढ़ता लगातार जा रहा है। इस ऐप के अब तक 16 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए दुनिया का ये सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। इसके साथ ही दुनिया की उन ऐप की श्रेणी में भी शुमार हो गया है जिसे इतने कम समय में इतना ज्यादा डाउनलोड किया गया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य में सरकार के प्रमुख के तौर पर 20वें वर्ष में किया प्रवेश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के कुशल, प्रभावी और सुधारवादी प्रशासन की सराहना की। चंडीगढ़ में सुपर 100 कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री ने हरियाणा से IIT में चयनित हुए 23 बच्चों और उनके अभिभावकों को किया सम्मानित। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की चंडीगढ़ में हुई बैठक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पार्टी प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के दिए निर्देश। और NIC द्वारा लॉन्च किए गए ऐप से हिसार में पहली बार कोरोना संक्रमित होम आइसोलेट मरीजों की जानकारी होगी ऑनलाइन दर्ज। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।